आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पहला यूनिट, दो ध्रुवीयता का अंत। पहले हम इसमें देख लेते हैं दो ध्रुवीयता का प्रारंभ, कि दो ध्रुवीयता होता क्या है। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है विश्व किसी चीज को दो हिस्सों में बांट देना। दो ध्रुवीयता व्यवस्था का अर्थ है कि विश्व को दो गुटों में बांटा होना। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुटों में बंट गया। विश्व पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ था। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में अमेरिका तथा सोवियत संघ में बटा हुआ था, इसलिए दो ध्रुवीयता व्यवस्था कहा जाता है इसे। अगला टॉपिक है दो ध्रुवीयता विश्व के उदय के कारण। विश्व के उदय के कारण दो ध्रुवीयता विश्व जो था सोवियत संघ और अमेरिका में, उसके उदय के क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे परंपरागत महाशक्तियों का पतन हो गया, यानी वो खत्म हो गए, बिखर गए, टूट के। केवल अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां रह गई। पहला पॉइंट है था। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। वो बढ़ चढ़ के राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राजनीति को अपने वर्चस्व के अधीन रखना चाहता था, वो सबसे ज़्यादा भाग ले रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था शीत युद्ध का शुरू होना। अमेरिका तथा सोवियत संघ निरंतर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रतियोगिता करने लगे थे। वो एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करते थे या प्रतियोगिता करने लगे कि मेरी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, मेरी राजनीतिक व्यवस्था सबसे संपन्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के विकास को संधि राजनीति ने भी बढ़ावा दिया। दोनों पक्षों ने विश्व के देशों को अपनी ओर आने के लिए कई संधियां की थी। जो स्वतंत्र देश थे, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो अमेरिका और सोवियत संघ उनके साथ संधि करते थे और उनको आश्वासन दिलाते थे कि हम आप तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। संधि की थी, सुरक्षा करेंगे, तुम्हारे ख्याल रखेंगे, आप हमारे में आइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। दोनों गुटों के बीच संघर्ष के कई मुद्दे रहे हैं, जो अधिकतर शीत युद्ध के मुद्दों में अफगानिस्तान, कोरिया, वियतनाम, क्यूबा मिसाइल संकट आदि शामिल किया जा रहा था। ये इत्यादि अफगानिस्तान, कोरिया, वियतनाम और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल किया जा रहा था। इन देशों पर अधिक द्विध्रुवीय विश्व का अधिक प्रभाव पड़ा। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारण, यानी द्विध्रुवीय विश्व का अंत कैसे हुआ। अमेरिका की गुट में सॉरी, ये गुट है, गुट लिखा हुआ है, ये फूट पड़ना। फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देश को अमेरिका पर अविश्वास करने लगे थे। अमेरिका जो गुट था उसमें फूट पड़ने लगी। जो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने अमेरिका के अविश्वास करने लगे कि उन पर विश्वास नहीं रह गया। जिस प्रकार अमेरिका गुट में फूट द्वितीय विश्व युद्ध के पतन का एक कारण बनी, वही सोवियत गुट में पड़ी फूट ने भी द्वितीय विश्व युद्ध व्यवस्था का पतन की ओर धकेल दिया। यानी दो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही गुटों में फूट पड़ने लगी और देश स्वतंत्र होने के लिए निकलने लगे। सोवियत संघ के पतन होने के कारण एक गुट के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध व्यवस्था स्वयं में ही समाप्त हो गई। यानी सोवियत संघ जब खत्म हो गया, उसका अंत हो गया, तो एक गुट के पतन से द्वितीय ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो गई। तब तो एक ध्रुवीय हो जाएगी।
द्विध्रुवीय विश्व के पतन में गुट निरपेक्षता आंदोलन की भूमिका भी थी। गुट निरपेक्षता आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रहने की सलाह दी। यानी गुट निरपेक्षता थी जो किसी और भी गुट में शामिल, दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहती, तो वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपना स्वतंत्र रह के विकास करना चाहती थी। तो ये देख के जो पहले गुटों में शामिल देश थे वो अब गुट निरपेक्षता नीति को अपनाने लगे थे। इसकी वजह से द्विध्रुवीय विश्व का अंत होने लगा। सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समता मूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को एक समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन थी? साम्यवादी पार्टी थी, जिसमें से किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। जिसमें अन्य दल और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। कोई भी अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत संघ सरकार या राज्य के नियंत्रण में रहती थी। अगला टॉपिक है सोवियत प्रणाली की विशेषता। सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत प्रणाली आदर्शों और समतावादी समाज पर बल देती थी। सोवियत में पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। वो पूंजीवाद का विरोध और मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिक महत्व दिया गया। राज्य तथा दल के संस्था को प्राथमिकता। छठा पॉइंट, भूमि तथा उत्पादन के साधनों पर केवल सरकार का प्रभुत्व रहता था। सरकार सभी नागरिकों का आधारभूत आवश्यकता के लिए सहायता प्रदान करती थी। इसकी अर्थव्यवस्था का नियोजन और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता था। सोवियत संघ व्यवस्था का सकारात्मक विशेषता और नकारात्मक विशेषता, अगला टॉपिक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, कई सालों से पूछा जाता है कि सोवियत संघ व्यवस्था की सकारात्मक नकारात्मक विशेषता बताइए। पहले सकारात्मक विशेषता देख लेते हैं। सोवियत व्यवस्था अमेरिका को छोड़कर शेष पूरे विश्व से कई अधिक विकसित थी। जो अर्थव्यवस्था थी उसकी सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतों की चीज़ों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, अन्य चीज़ों की रियासतों दर पर उपलब्ध कराया। बेरोजगारी का ना होना। और नकारात्मक विशेषता में आएगा, यह व्यवस्था सत्तावादी थी। नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था। लोकतंत्र की कमी और अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का ना होना। केवल एक दल व्यवस्था का होना। पार्टी द्वारा लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना करना इसकी नकारात्मक विशेषता में आएगा। अगला टॉपिक है सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने में सहायक कारक, कि सोवियत संघ कैसे एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता था, उसके क्या कारक रहे हैं कि एक महाशक्ति है सोवियत संघ। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और संचार प्रणाली अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक विकसित थी। अमेरिका और उनसे तो कई विकसित थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के लिए विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीन उत्पादन शामिल हैं। सोवियत संघ में यातायात के आधुनिक साधन उपलब्ध थे। सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान रखी गई थी।
प्रदान कर रखी थी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, यातायात सुविधा शामिल है। सोवियत संघ में बेरोजगारी अधिक नहीं थी, भूमि के उत्पादन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। सोवियत संघ के पास विशाल शक्तिशाली सेना थी। सोवियत संघ परमाणु संपन्न देश था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी था। इन कारणों से ये हमें पता चल जाता है कि सोवियत संघ महाशक्ति बनने के लिए क्या क्या कारक थे उसके पास। सोवियत सेना के पूर्वी यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत जो सेना थी वो पूर्वी यूरोपीय के क्या प्रभाव पड़ा। पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में हो गए, क्योंकि वहाँ की सेना गई और वहाँ पे कब्जा किया उन्होंने। इन सभी देशों ने सोवियत संघ की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण किया, जिसे समाजवादी खेमे के रूप में अपनाया गया। वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन ने इन सब को सोवियत संघ के नेतृत्व में कर दिया। जो वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन है, इन सभी राज्यों को, यूरोपीय देशों को सोवियत संघ के नेतृत्व में कर दिया गया। मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ में सुधार के कारण, कि क्या कारण रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव के, जो सोवियत संघ के पहले महासचिव रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। उन्होंने क्या सुधार, किन कारणों से सुधार करना चाहा। पहला पॉइंट है, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। इसमें सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई। लोगों के जीवन कठिन होता चला गया। दूसरा पॉइंट है, सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु धीरे धीरे इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हथियारों पर अधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र से बिछड़ता गया। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर नागरिकों के समक्ष सफल नहीं हो पाया। 1979 ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कमी होने लगी। 1970 के दशक के अंत तक सोवियत अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। अगला टॉपिक है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, किन कारणों से उसका अंत हो गया सोवियत संघ का। पहला पॉइंट है, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। राजनीतिक आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी नहीं। सोवियत संघ ने नागरिकों को असंतोष भर दिया। सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 सालों तक रहा, परंतु ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जनता के प्रति कोई जवाबदेही, उत्तरदायी नहीं थी, कोई विकास के कार्य नहीं करने। सोवियत संघ ने समय समय पर आधुनिक परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, जिस वजह से अधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे तकनीक से बिछड़ गया। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष सफल नहीं रह पाया। 1989 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। सोवियत संघ में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। सोवियत संघ स्वयं में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं था, वो परिवर्तन नहीं लाना चाहता था सोवियत संघ अपने खेमे में,
कि कोई परिवर्तन करके अपनी नीतियों को अलग बदल के विकास किया जाए, कोई परिवर्तन नहीं था, तो परिवर्तन के विरुद्ध था। सोवियत संघ के गणराज्यों में प्रजातांत्रिक और उदारवादी भावनाएं पैदा होना रूस और बाल्टिक गणराज्य सहित विभिन्न राष्ट्रवादी गणराज्यों के भीतर संप्रभुता की इच्छा का उदय होना इत्यादि पॉइंट हैं जिनके कारण ये विघटित हुआ। अगला पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि क्या परिणाम निकले जो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद। सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। दूसरा पॉइंट है सैनिक गुटों का अंत हो गया, कि अब कोई सैनिक गुट, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बची, इसके पास अब संपूर्ण सैनिक क्षमता थी। सोवियत संघ के विघटन के शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया, विश्व संगठनों पर उसका और अधिक नियंत्रण हो गया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सोवियत संघ के अलग हुए नए राज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ ने जिन्होंने पे कब्जा किया था या जबरदस्ती या संधि के तहत अपने में मिला लिया था, अब सोवियत संघ के विघटन के बाद नए राज्यों का उदय हो गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए विभिन्न गणराज्यों में राजनीतिक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। ये गणराज्य समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर जिसे पूंजीवादी व्यवस्था की ओर गए और समाजवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर चले गए, जिसे शाक थेरेपी कहा जाता है। इसकी ये शाक थेरेपी हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सोवियत संघ से अलग हुए कई गोल्ड राज्यों में अनेक कारकों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन चले। जो चेचन्या दागिस्तान में हिंसावादी अलगाववादी आंदोलन चले। ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों में गृह युद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया गण होगा अड़ा आएगा, ये गण है। राज्यों में पेट्रोल संसाधनों के होने के कारण यह क्षेत्र विदेशी ताकतों का आखड़ा बन गया। यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। यानी जो मध्य एशिया था, गणराज्य थे, उनमें से पेट्रोल जो संसाधन थे उनके होने के कारण कि विदेशी जैसे कि अमेरिका और अन्य देश तो बचे थे, उन पे कब्जा करना चाहते, उनके संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो आपस में वर्चस्व दिखाते थे कि ये मेरे में शामिल हो जाए और मुझ में शामिल हो जाए। अगला टॉपिक है सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक अर्थों में स्थिर हो गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है जो अक्सर पूछे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। दूसरा पॉइंट है हम जनता धीरे धीरे कठोर प्रशासन से अलग थलग होती गई। भ्रष्टाचार व्यापक था, अलग ही पूरे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। सोवियत प्रणाली को लेपन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी। आम नागरिकों की तुलना में नौकरशाही ने अधिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। जनता के अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया था। अगला टॉपिक है यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता उस स्थिति के विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ते। अगला टॉपिक है यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो उस स्थिति में विश्व राजनीति पर क्या असर होता। यानी सोवियत संघ विघटित नहीं अंत नहीं हुआ होता तो उसकी विश्व राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता।
पहला टॉपिक है शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ होता, शीत युद्ध चलता रहता। संयुक्त राष्ट्र विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर के सामने नहीं आता, यानी अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में कभी वो उभर के सामने नहीं आता। इनके आपस में वर्चस्व चलते रहते कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं शक्तिशाली रहूँगा। अधिकांश देश जो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे वो कभी स्वतंत्र नहीं होते। जो 15 अधिकांश देश जो सोवियत संघ में शामिल थे वो कभी स्वतंत्र होते ही नहीं। परमाणु हथियारों का संचार निरंतर रूप से जारी रहता, परमाणु हथियार बनाए जाते और वार होती रहती। सैनिक गुटों का वर्चस्व हमेशा बना रहता। मानववादी अधिकारों की शोषण होता रहता, मानव अधिकार जो थे वो हमेशा शोषण में रहते। अगला टॉपिक है शीत युद्ध काल के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ अधिक दोस्ती का एक उदाहरण, एक नहीं अनेक कर देने से, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। क्या कारण रहे हैं दोस्ती के? पहला कारण है शीत युद्ध के काल के दौरान अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूसरी शक्तिशाली का मुकाबला करने के लिए भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ संधि और मित्रता के लिए 20 वर्षों की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने भारत को आश्वस्त किया कि किसी भी सैन्य हमले के होने पर उसे सोवियत संघ का समर्थन हासिल होगा। सोवियत संघ ने इस्पात उद्योग की स्थापना जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में भारत की सहायता की। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दों पर लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। भारत ने सोवियत संघ में अधिकांश सैन्य सहायता प्राप्त की। अमेरिका पाकिस्तान के करीबी संबंधों ने भारत की विदेश नीति को सोवियत संघ का और झुकाव प्रदान किया। अगला टॉपिक भारत और रूस के बीच संबंध। जो सोवियत संघ था विघटन के बाद उसका पूरा नया रूप रूस हो गया। अब हमारे संबंध भारत के संबंध रूस के साथ कैसे संबंध रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक संबंध देख लेते हैं पहले। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च ताकत वार्ता तंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एग्यूड द एपोस्टल प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में अनेक विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया था। 2 अंतर सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक होती है। पहला व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर, दूसरा सैन्य तकनीक और सहयोग पर बात हुई है। और व्यापारिक संबंध में हम देख लेते हैं दोनों देशों में वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश में 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की जोर दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2013 से 16 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि 2017 में उसको 2017 से बढ़ा और 18 और 19 में भी लगातार वृद्धि हो रही है।
अब हम भारत और रूस के रक्षा सुरक्षा संबंध को देख लेते हैं। भारतीय रूस सैन्य तकनीकी सहयोग को एक विक्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है, जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल हैं। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास इंद्र आयोजित करते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यवाही में शामिल हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम, सुखोई US-30 एयरक्राफ्ट कार्यक्रम, NUS-HL समीक्षित परिवहन विज्ञान, KA-226T 20 इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इत्यादि का व्यापार और कार्यक्रम चलते रहते हैं। अगला टॉपिक है सोवियत गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के क्या मुद्दे रहे हैं। ये अगला टॉपिक है कि सोवियत गणराज्य थे, जितने भी राज्य थे उसमें शामिल थे, स्टेट थे, शहर, उनमें संघर्ष और तनाव के क्या मुद्दे रहे हैं। पहला मुद्दा है रूस के दो गणराज्यों चेचेन्या और दागिस्तान हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। दूसरा मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्ष 2001 तक गृह युद्ध से चपेट में रहा। अर्जेबेंजा के शहरों के कराबाख प्रांत में कुछ स्थानीय आर्मियाई लोग आर्मेनिया में शामिल होकर इसे सुरक्षित करना चाहते थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन के खिलाफ आंदोलन हुए कि शासन गलत चलाया जा रहा है। मध्य एशिया अपने विशाल हाइड्रोकार्बन उद्देश्यों के कारण भारी शक्तियों और तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। यहाँ सबसे ज़्यादा संसाधन थे तो भाई बाहर की शक्तियाँ आपस में शामिल करने पे लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगा। पूर्व यूरोप में चेकोस्लोवाकिया दो देशों में विभाजित हो गया, जिसमें से चेक और स्लोवाकिया नाम से दो देश बने। 1991 के बाद यूगोस्लाविया के बाल्कन गणराज्य केटा, स्लोवेनिया, हर्जेगोविना जैसे कई प्रांतों से अलग हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। जातीय सभ्रों ने इसका विरोध किया और नरसंहार किया। अगला टॉपिक है शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्व यूरोप तथा मध्य एशिया देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए विशेष मॉडल को अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। और शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले मार दो फिर दवाई दे दो। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इस मॉडल को अपनाया। शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व राज की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व ढांचे को अपनाना, पूंजीवाद पद्धति से कृषि करना तथा मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना शामिल है। वित्तीय खुले बंद और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला टॉपिक है समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन होना सरल नहीं था। यह पूर्व रूसी गणराज्यों में साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन या शॉक थेरेपी के परिणाम, ये तीन तरह से ये सवाल को पूछा जाता है एग्जाम में। पहला टॉपिक है 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी लोगों को उपयोग के इस आनंद तक नहीं ले गई जिसको वो वादा किया गया था, यानी वो जो वादे किए गए थे शॉक थेरेपी में वो कभी लोगों को मिले ही नहीं। शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों के अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। रूस में संपूर्ण औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया।
लगभग 90% उद्योग को कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है इसे। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, यानी रूबल गिरता गया। सामूहिक खेती के प्रणाली समाप्त होने से लोगों को दी जाने वाली खाद्य सुविधा भी समाप्त हो गई। सरकारी मदद बंद होने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए। माफिया वर्ग, जो सबसे वर्चस्व वहाँ माफिया वर्ग ने अधिकांश गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शॉक थेरेपी के कारण धनी और निर्धन में आर्थिक असमानता बढ़ गई। शॉक थेरेपी के कारण इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और गृह युद्ध होने लगे। शॉक थेरेपी के अंतर्गत कार्य कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए हैं। शॉक थेरेपी द्वारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके संपत्ति का निजीकरण करना था। शॉक थेरेपी के अंतर्गत मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सोवियत संघ के आर्थिक गठबंधनों को समाप्त करके इन देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ दिया गया। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सामूहिक खेती को निजी खेती में बदल दिया गया। अगला टॉपिक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया को दो भागों में विभाजित का प्रतीक चिन्ह था। दो भागों में विभाजित प्रतीक चिन्ह था। 1961 में निर्मित एक पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन में अलग करती थी। इस दीवार की लंबाई कम से कम 150 किलोमीटर अधिक है। 28 वर्षों तक खड़ी 9 नवंबर 1989 में जनता ने गिराया। यह पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण साम्यवादी गुट के अंत का आरंभ था। यह दीवार शीत युद्ध का प्रतीक स्वरूप थी। इस दीवार में जर्मनी की जनता ने गिरा दिया गया इसे। अगला टॉपिक है कार्टून। ये जो कार्टून दिखाया जा रहा है ये कार्टून 9 अगस्त 1971 में दी गई भारत सोवियत संघ की मित्रता एवं सहयोग की संधि की ओर संकेत किया गया है। इस कार्टून में ये बताया गया है कि जब अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि लोग जब अपना संगठन बना रहे थे तब अमेरिका और सोवियत संघ ने भी भारत और सोवियत संघ ने भी सहयोग की संधि पर संकेत किया था। सोवियत संघ से संधि के बावजूद ये कहा जा सकता है कि भारत एक गुटनिरपेक्ष है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय लिए हैं। यह संधि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए की गई थी। इस कार्टून में जो सवाल पूछते हैं उसके ये सभी आंसर हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हम देखेंगे 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1989 में जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। सोवियत संघ में समाजवादी पार्टी का शासन की दूरी थी। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचोव ने पेट्रास्का तथा ग्लोस्तान के नाम से सोवियत संघ में आर्थिक सुधार लागू किया। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया तथा 15 अन्य गणराज्य विश्व परिषद में उभरकर सामने आए। 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने से द्विध्रुवीयता का अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दीवार के ढहने के पश्चात ही विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा दो ध्रुवता में बटा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। एंड
ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।